गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके एंटो का जो कोर्स है एंटो 211 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इस पर इंट्रोडक्टरी क्लास अपने कर ली थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो क्लास तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके उस क्लास को देख लेना। उसके बाद आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो आज जो पहला हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो आपका इंसेक्ट इकोलॉजी का जो पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, इसको अपने कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये कवर हो जाए। उसके बाद आपका बचेगा आईपीएम का कोर्स, उसको भी एक एक करके अपने पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी को। जनरल मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट क्या है कि इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी क्या चीज़ है, ये मैंने आपको डिस्कशन क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आपको बताया था। तो इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले तो क्या है, ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है इकोस और एक होता है लोगोस, दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ इकोस और लोगोस का मतलब क्या है, जो इकोस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, हाउस, हाउस या बात करें घर, ठीक है, यानी जो रहने का जगह है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसका अध्ययन करना, यानी कि जो जीव जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं उनका अध्ययन करना, वो क्या है, इकोलॉजी है। लेकिन किसके संबंध में, तो एक तो उनके आपस में किस रिलेशन में वो रह रहे हैं, प्लस उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस हैं, ये सब किसके अंदर आता है, इकोलॉजी के अंदर। यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि द वर्ड इकोलॉजी डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इकोस एंड लोगोस, ठीक है, टू स्टडी द टर्म। अब ये जो टर्म है इकोलॉजी, टर्म किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को दिया था। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने आधार पे इसको अलग अलग रूप से डिफाइन किया है। कुछ साइंटिस्ट का मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें तो क्या है, इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड, यहाँ लिखा हुआ है इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन रिलेशंस टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बात करें यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो आ जाएंगे आपके प्लांट्स, प्लांट्स जो है, प्लस सेकंड क्या है, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का आपस के अंदर क्या रिलेशन है, प्लस उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस हैं उनकी, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। हिंदी में डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगा, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एक बार आप समझ लो इसको अच्छे से। यहाँ एक डायग्राम भी दिया गया है, इसको देखो ढंग से। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, इनका ये जो सराउंडिंग, ये जो इनका सराउंडिंग, ये क्या दिख रहा है आपको, इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इसके साथ स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। यानी इनकी आपस में क्या इंटरेक्शंस हैं, प्लस इनका इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे ईपी ओडम, जिन्होंने 1963 में डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी थी इकोलॉजी की, क्या कि इकोलॉजी जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की जो अपनी प्रकृति है, जो प्रकृति है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, प्लस इसकी जो कार्य है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे एंडरवर्थ था, जिन्होंने बोला था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि साइंटिफिक स्टडी करनी है किसकी, जो भी ऑर्गेनिजम्स है। आप ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बता दिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाएंगे, जो प्लांट्स पर प्लस एनिमल्स दोनों हैं, तो उनका एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, यह डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है कि फैलाव, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, प्लस उनकी एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, उनकी जो है उनकी डेंसिटी कितनी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, एबंडेंस। तो इनकी स्टडी करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उनकी एबंडेंस जो है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये वही चीज़ है हिंदी में लिखी हुई है यहाँ पे। इकोलॉजी क्या है,
ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। यही लिखा हुआ है कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस जिसका अर्थ घर है और लोगोस जिसका अर्थ क्या है, अध्ययन करना। प्लस अब यही है कि साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 1969 में। डेफिनेशन उन्हीं की हिंदी करके यहाँ लिखी हुई है कि जीवों के पारस्परिक यानी कि आपस में उनका संबंध प्लस वातावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी के हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। इसके बाद क्या है, इकोसिस्टम। ये तो हो गया इकोलॉजी। अब सेकेंड जो टर्म है वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। इसमें और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, चीज़ सेम ही है। इसके अंदर भी क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें भी प्लांट्स आएंगे प्लस एनिमल्स आएंगे। प्लस डिफरेंस क्या है इसके अंदर, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो स्टडी की जाती है ये किसके साथ की जाती है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इनके आसपास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ जब इसको मिला के एक पूरा अगर बात करें अपने एक सिस्टम जो बनता है, एक तंत्र जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। देखो ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे एजी टेंसले। एजी टेंसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में सबसे पहले ये टर्म दी थी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एनी यूनिट दैट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यानी कि ऐसी जो यूनिट है, इकाई है, जिसके अंदर सारे एनिमल्स और प्लांट्स आ गए इन ए गिवन एरिया, किसी एक दिए हुए क्षेत्र में, इंटरेक्टिंग विद फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया फिजिकल और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का तो मतलब अपने आप हो गया, भौतिक वातावरण है। अब फिजिकल के अंदर आता क्या क्या है, आपकी अर्थ है, सन है, सॉइल है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, ये सब क्या है, जो निर्जीव चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएगी, फिजिकल के अंदर। तो इसको जो जब मिला के इसकी पूरी स्टडी की जाती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस उनके जो भौतिक वातावरण है उसके साथ जब उसका अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो इकोसिस्टम है इसके क्या है, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि अजैविक और जैविक घटक। एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। यहाँ बायोटिक और एबायोटिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या है कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो। एंटोमोलॉजी की बात करें तो अपने इंसेक्ट की बात करेंगे, तो वो तो क्या हो जाएंगे, बायोटिक। और एबायोटिक का मतलब क्या है कि जिसके अंदर फिजिकल चीज़ें आएंगी या जो लिविंग नहीं है। अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है। अब फर्स्ट बात करेंगे एबायोटिक की, तो एबायोटिक में क्या है, सभी नॉन लिविंग जो है, जो अजैविक घटक है उनको शामिल किया जाता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। किस किस में, एबायोटिक के अंदर फर्स्ट तो आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, यानी कि अकार्बनिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अकार्बनिक। आपको खाली इनका नाम याद रखना है कि इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से आते हैं और ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आएगा अपने पास, एक तो आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, CO2 और वाटर। ये सब क्या आएंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की या फिर जो कार्बनिक है, सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक। तो कार्बनिक घटक के अंदर क्या क्या आता है, इसमें प्रोटीन आ गई आपकी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, DNA, क्लोरोफिल, या जिसके अंदर क्या है कार्बन पाया जाता है, ये सब किस में आएंगे, कार्बनिक के अंदर आएंगे। अब इसकी खास बात क्या है, ये जो एबायोटिक है ना, इसके अंदर दो चीज़ें बताई मैंने, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है इनको जोड़ता है आपस में, वो कौन सा है, कार्बनिक। ठीक है, जो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, जैविक घटक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर इसको रफ कर रहा हूँ एक बार में। तो बात करते हैं बायोटिक की।
जो जैविक घटक है, जैविक घटक जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है मेनली। फर्स्ट जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स। किसी भी इकोसिस्टम में 3 चीज़ें होती ही है। फर्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर्स, हिंदी में बोलते हैं जिसको उत्पादक। प्रोड्यूसर्स का मतलब आप समझ सकते हो, उत्पादक का मतलब क्या है, हिंदी में देखें तो आसानी से समझ में आ सकता है। उत्पादक यानी कि जो किसी चीज़ को बनाता है या उसका उत्पाद बनाता है, उसको लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। यानी यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, प्लांट्स की। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या है, जो कड़ी, जो स्टार्टिंग की जो कड़ी होती है, जो किसी इकोसिस्टम को स्टार्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स है, जितने भी छोटे प्लांट है वो क्या करते हैं, मान लो ये सन है, ठीक है, तो सन से क्या है, डायरेक्ट हीट लेते हैं। सन की जो सनलाइट होती है, इस सनलाइट से क्या होते हैं, ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन निर्माण करेंगे सन की लाइट से, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स या बोलते हैं इनको स्वयंपोषी, ठीक है। स्वयंपोषी यानी जो खुद का पोषण खुद करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते। इसके बाद जो आएगा मैं बताऊंगा आपको, वो क्या है, वो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन इनकी बात करें, जो प्रोड्यूसर्स है ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्वयंपोषक या ऑटोट्रोप्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वयंपोषी। इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स, अभी मैंने आपको बताया क्या आएगा इसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। प्लस ये ग्रीन प्लांट्स तो हो गए अगर बात करें किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, यानी कि अगर भूमि की किसी एक टुकड़े की बात करें तो वहाँ जो इकोसिस्टम है तो वहाँ स्टार्ट किससे होगा, ग्रीन प्लांट से। लेकिन अगर बात करें वाटर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम तो अलग अलग है। अगर जल का जो पारिस्थितिक तंत्र है तो वहाँ ग्रीन प्लांट्स तो होंगे नहीं, तो वहाँ जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक बोलते हैं हिंदी में इनको, पादप प्लवक। तो ये वहाँ क्या करते हैं, वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं, सन की लाइट से क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। फिर क्या है, इनके ऊपर जितनी भी जलीय जीव है वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो बात करेंगे ये क्या है, इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया एवं एल्गी आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सनलाइट है उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, सरल अजैविक तत्वों, जो कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी हो सकते हैं, एबायोटिक जो कंपोनेंट है, ठीक है, उनसे क्या अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि सन की लाइट की सहायता से ये क्या करते हैं, जो अभी बात की थी ना अपने एबायोटिक कंपोनेंट जो है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब हो गए, इसके अलावा वाटर हो गया, तो इनको मिला के इनकी सहायता से क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहते, खुद बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्वयंपोषी। तो इससे क्या अपना भोजन बनाएंगे। ऐसे जीव उत्पादक या स्वयंपोषी कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे, उत्पादक या स्वयंपोषी। इसके बाद जो बात अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ना, घास वाला जो इकोसिस्टम है, वहाँ क्या होंगे, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोप का काम करेंगे या प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे। लेकिन वाटर इकोसिस्टम जो है ना, जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, मैंने अभी आपको बताया था, जो पादप प्लवक होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑटोट्रोप का काम करते हैं, या बात करें तो भोजन निर्माण का काम करते हैं, ठीक है। अभी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर सेकंड है, फर्स्ट था प्रोड्यूसर, सेकंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। यानी जो उपभोग करते हैं किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। तो ये जो कंज्यूमर्स है ये क्या करेंगे, ये सभी के सभी डिपेंड रहेंगे। जो पहला मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। प्रोड्यूसर्स जो भोजन बनाएंगे उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको आगे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो कंज्यूमर्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ नाम से याद रखना है। जो फर्स्ट है उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, या हिंदी में बोले तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। जो सेकंड होंगे उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोल देंगे। सेकेंडरी हिंदी में बोलेंगे तो वो हो जाएंगे आपके द्वितीयक। और तीसरे जो है उनको बोलते हैं टर्सरी, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, तृतीयक।
ठीक है, नाम से याद रह जाएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, समझ लो क्या होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, जो क्या है कि डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, इनको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, सेकेंडरी और टर्सरी को। प्राथमिक में क्या आएंगे, जो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, पूरी तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं। एक दो टर्म आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूँ। प्राइमरी से रिलेटेड क्या है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या है, यहाँ पर शाकाहारी, शाकाहारी या जो बात करें जो क्या है सिर्फ हर्ब्स को, यानी कि जो झाड़ियाँ वगैरह प्लांट्स हैं उनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। तो प्राइमरी क्या, अब आपको पता है कि भोजन बना कौन रहा है, भोजन बना रहे हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स को जो खाएगा वो क्या है, शाकाहारी है, तो ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अब प्राथमिक के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो पहले तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देख लो आप, गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण, ये सब क्या है, आपको पता है ये सब क्या है, जो शाकाहारी है, यानी कि ये मांस नहीं खाते, गाय, बकरी, खरगोश जो क्या है, ये फल सब्जियां या बात करें प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। बस आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, प्राइमरी हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी, और थर्ड जो होते हैं टर्सरी वो होते हैं ओमनीवोरस। अभी बता दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इसके ऊपर जो डिपेंड रहेगा, अब इसके ऊपर जो डिपेंड रहेगा उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको द्वितीयक, यानी वे उपभोक्ता जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपने भोजन निर्माण के लिए क्या करते हैं, जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो प्राइमरी उपभोक्ता है उनके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंदर क्या आएंगे, वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया सांप और भेड़िया, सांप और भेड़िया किस में आएंगे, सेकेंडरी में। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी यानी कि ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं। तो सांप और भेड़िया ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, सेकेंडरी। आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो प्राइमरी में आते क्या हैं, तो बात करें वो जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं, प्लस ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, एक एक क्वालिटी याद रखनी है। सेकंड जो है ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और प्राइमरी पर डिपेंड रहते हैं। अब ऐसे ही बात करें अगर जो टर्सरी है, तृतीयक जो उपभोक्ता है, टर्सरी या बात करें तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता जो है किसको बोलते हैं, जो अपने भोजन निर्माण के लिए सेकेंडरी पर डिपेंड रहते हैं, बस सिंपल सी बात है। प्राथमिक, द्वितीयक है जो प्राथमिक पर डिपेंड रहेंगे और तृतीयक है वो सेकेंडरी पर डिपेंड रहेंगे। तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसका एग्जांपल जो एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है वो क्या है, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये ओमनीवोरस, इनको बोलते हैं सर्वाहारी, है ना, जो सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी। इसके अंदर क्या है, टर्सरी में देखो, वे जीव जो पोषण के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आ गया यहाँ पर बाघ, शेर, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, प्लस जो बाज है ये सब किस में आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपके कंज्यूमर्स। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, एक तो आगे आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सेकंड आगे कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर टर्सरी क्या है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो भी मैंने आपको तीन पार्ट बताए हैं ये किसके हैं, ये कंज्यूमर्स के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हो गया, फिर उपभोक्ता जो है कंज्यूमर्स, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब जो थर्ड है इसका पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स या हिंदी में बोलते हैं इसको अपघटक। अपघटक, अब इनका काम क्या होता है अपघटक का,
ये तो फिक्स है कि जो भी यहाँ बात हो रही है वो क्या है, उनका किसी न किसी रूप में रोल है, एक इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में उनका रोल है। तो बात करें अपघटक की, तो इनका रोल क्या रहता है कि मान लो ये टर्सरी जो है, तृतीयक उपभोक्ता जो है, इनकी डेथ होने के बाद, ठीक है, ये जब डेड हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी बॉडी बचती है, जो इनकी बॉडी होती है, उस पर, उसके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, जो मृत जो जीव होते हैं उनकी बॉडी पर डिपेंड रहते हैं और इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, और प्लस इनको डिकम्पोज, अपघटन का काम करते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, अपघटक या डिकम्पोजर्स। वे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत एवं कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपघटक। इसके अंदर मेनली जो आते हैं वो क्या आएंगे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर एक एडिशनल कैटेगरी है, वैसे 3 कैटेगरी मानी जाती है इसकी मेन, लेकिन एक साइंटिस्ट थे क्लार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि वैसे तो नॉर्मली जो कैटेगरी मानी जाती है एक किसी भी इकोसिस्टम की, वो लास्ट क्या मानी जाती है, डीकम्पोजर्स। लेकिन क्लार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ये जो है डीकम्पोजर्स होते हैं, इनके बाद एक कैटेगरी और होती है जिनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। अब ये क्या करते हैं, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, क्लार्क के अनुसार ट्रांसफॉर्मर्स एक इकोसिस्टम या इकोसिस्टम जो है उसमें कोई भी फूड चेन है। फूड चेन का मतलब क्या है कि फूड आगे से आगे ट्रांसफर होता है, पहले ऑटोट्रोफ बनाएंगे, फिर उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, फिर उनको द्वितीयक, फिर तृतीयक, ठीक है। तो ये क्या है, एक चेन चलती है कंटिन्यू में। तो इस चेन की जो अंतिम कड़ी जो है वो क्लार्क ने किसको माना है, ट्रांसफॉर्मर्स को। इनका काम क्या होता है ट्रांसफॉर्मर्स का, कि होते इनके अंदर भी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आएंगे। ये क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, जो अपघटित हो गए हैं, इनको क्या करते हैं, ये सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, ठीक है। इनको क्या जटिल से क्या बना देते हैं, सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, अब ये जो सरल यौगिक बनाएंगे है ना, जो कंपाउंड बनाएंगे, अब ये क्या है, सोइल के अंदर है, इन्होंने क्या किया, जटिल को सरल बना दिया। अब ये सोइल के अंदर मौजूद है। अब इनको क्या करेंगे, ये प्लांट्स जो हैं, जहाँ से ये इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ था, पहली कड़ी जो है प्लांट्स, जो अपने बात की थी, जो प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, उपभोग जो बनाते हैं जो भोजन को, है ना, उत्पादक जो हैं, ये क्या करते हैं, इनका उपयोग करके दोबारा से अपना भोजन निर्माण करेंगे और इसके बाद फिर इनको क्या है, उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसी प्रकार से ये क्या है, एक पूरा साइकिल चलता है, ठीक है, एक पूरा चक्कर चलता है। तो क्लार्क जो थे उनके अनुसार क्या है, लास्ट कैटेगरी किसको माना है, ट्रांसफॉर्मर्स। ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में तोड़ देते हैं, जिनको प्लांट्स वापस यूज करते हैं और फिर से ये साइकिल जो है आगे से आगे चलता रहता है। तो ये हो गए आपके जो कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद एक आपके सिलेबस में है एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम, अब बात करें, सिर्फ नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भूमिगत की बात हो रही है। अगर यही मैं कह दूं कि वाटर इकोसिस्टम है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है। वैसे ही एग्रो इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि बात किससे हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यानी कि वो इकोसिस्टम, वो पारिस्थितिक तंत्र जो मानव बनाता है या मानव के द्वारा चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रो इकोसिस्टम। अब इसकी खास बात क्या है, कई बार एग्जाम्पल में आपको ये भी नहीं दिया जाता, सीधा आपसे पूछ लिया जाता है किसी कृत्रिम जो है इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो अब आपने देखा, अभी जो हमने बात की उनके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि उनके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनका कोई रोल नहीं रहता। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, उसका कोई रोल नहीं रहता, ठीक है, मनुष्य जो है उसका कोई रोल नहीं रहता, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। और अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल कैसे है कि प्लांट्स अपने आप उगेंगे, ठीक है, फिर उनके ऊपर जो जीव डिपेंड रहते हैं उनमें भी मानव का कोई योगदान नहीं है, यानी कि ये अपने आप चलता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो अपने एग्रो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट जो टर्म है आपको क्या ध्यान रखना है
ये नेचुरल नहीं होके, ये क्या है, नेचुरल नहीं होके एक आर्टिफिशियल या बात करें तो ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड या मनुष्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस ध्यान रखना कि अभी तक अपने जो पढ़ रहे थे वो क्या थे, सब वो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो नेचुरल है, उनके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन यहाँ जो है एग्रो इकोसिस्टम ये एक आर्टिफिशियल है या बात करें तो ह्यूमन मेड है। एग्रो इकोसिस्टम एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है बल्कि मानव निर्मित इकोसिस्टम है, ठीक है। ये अभी बताया मैंने आपको, यह काफ़ी हद तक, इसको मेन कहने का मतलब इसका रीज़न क्या है, क्यों एग्रो इकोसिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मानव की जो भी प्राइमरी नीड्स जो होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए क्या है वो अपनी सुविधा के अनुसार कि उनको इन सब की पूर्ति हो जाए, उसके लिए क्या करता है वो अपने लिए एक चैनल तैयार करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एग्रो इकोसिस्टम। अब एग्रो इकोसिस्टम में क्या है कि यह काफ़ी हद तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, यानी कि मनुष्य के लिए बनाया जाता है खुद की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, इसीलिए तो इसको कृत्रिम बोलते हैं। फिर इसको ध्यान क्या रखना है अपने को, जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, एक तो कि जो कोई भी एक इकोसिस्टम है वो किससे कंपोज्ड होता है, वो तो अपने बात कर ली किस किस से बना होता है, लेकिन एग्रो इकोसिस्टम की बात करें तो ये किस किस से बना होगा, इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो आपको जनरल से एक व्यू ध्यान में रखना है, अपना खेत या अपना फील्ड, ठीक है, कोई भी खेत है फील्ड है उसको ध्यान में रखना है, तो आपको कंपोनेंट सारे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ बात करें तो एक दिया हुआ है मोर और लेस यूनिफॉर्म क्रॉप प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि कोई भी क्षेत्र है उसमें क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन तो है वो या तो क्या है सारी एक जैसी होगी, एक खेत में फसल जो है वो एक जैसी होगी, या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बस वही है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, वीड कम्युनिटीज़ भी होंगे, खरपतवार भी होंगे, वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे यानी कि जो पशु समुदाय भी होंगे, फिर वहाँ पे कुछ माइक्रोबायोटिक जो है माइक्रोब्स होंगे, जीव भी होंगे छोटे, प्लस वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, आसपास का वायु हो गया, उसके अलावा जो आपका पानी हो गया, है ना, ये सब किस में आएंगे, फिजिकल में। तो ये इन सब से मिलके बना होता है। अब बात करें इनकी विशेषता की, यानी कि कोई भी एक एग्रो इकोसिस्टम है उसकी विशेषता क्या होती है, तो विशेषता की बात करें तो इसमें क्या, फर्स्ट तो कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पर विभिन्नता नहीं होगी, कहने का मतलब कोई भी एक जो जोन है, या अगर बात करें अपना जो जोन है यहाँ का राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या है अपना जो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया ना सबको अलग अलग, तो एक जोन की क्या है जलवायु लगभग सेम होती है, तो जलवायु जब सेम होगी तो वहाँ पे जो प्लांट पॉपुलेशंस हैं, जो क्रॉप्स हैं, वहाँ के जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या होंगे, लगभग सेम होंगे, है ना। तो ये क्या जेनेटिकली यूनिफॉर्म होता है। प्लस फिनोलॉजिकल इवेंट्स, अब फिनोलॉजिकल इवेंट्स का मतलब क्या है कि क्रॉप में जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, जर्मिनेशन हो गया, प्लस और स्टेज हो गई जैसे फ्लोवरिंग हो गया, तो ये सब क्या, इनको क्या बोलते हैं, फिनोलॉजिकल इवेंट बोलते हैं। तो ये जो फिनोलॉजिकल इवेंट है ये लगभग एक साथ होते हैं। एक साथ होने का मतलब ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। एक साथ होने का मतलब क्या है, अपने किसी भी क्रॉप की सोइंग करते हैं, ठीक है, तो सोइंग करने के बाद वो जो प्लांट ग्रो होते हैं, यानी कि प्लांट्स का जर्मिनेशन जो होता है वो लगभग एक साथ होता है, समान होता है। उसके बाद जब उनकी फ्लोवरिंग का टाइम आएगा तो फ्लोवरिंग भी क्या है, एक साथ होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन मोस्टली क्या है, सेम होती है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। प्लस क्या है, विशेषता है, प्लस क्या है, इसके अंदर समय समय पर मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, प्लोइंग हो गया, इसके अलावा वीडिंग हो गया, है ना, एग्रोनॉमिकल यानी कि जो प्रैक्टिसेस है वो भी की जाती है समय समय पर। प्लस इसमें विशिष्ट आनुवंशिक गुण होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें ऊपर से दिए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से अपने जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह इनको प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या आएंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, इसके अंदर अलग से ऐड किए जाते हैं, ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। प्लस इसकी बात करें जो पेस्ट हैं, पेस्ट हो गए, डिजीज हो गए, है ना, वीड्स हो गए, ये भी क्या है समय समय पर ग्रो होते हैं, फिर इनको हटाया जाता है। तो ये क्या मतलब एक प्रैक्टिस चलती रहती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई इसकी विशेषता। और एग्रो इकोसिस्टम का एक आपका अलग से ही क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना भी, है ना, नोट्स में आपको दे दूंगा इसका। फिर आगे एक टर्म है आपके इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस।
तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? प्रतिरोध को। यानी कोई भी चीज़ है, हम अगर हमारी बात करें तो हम अगर किसी चीज़ को होने से रोक रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये ना हो, उसके विपरीत अपने कुछ बल लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अपने उसको होने के रोक रहे हैं। अगर यही चीज़, ये तो क्या हो गया कि हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ इन्वायरमेंट के द्वारा अपने आप की जाए, यानी कि जो अपना वातावरण है, पर्यावरण जो है, उसके द्वारा अगर ये रेजिस्टेंट खुद डेवलप की जाती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट। अब यहाँ खुद का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। खुद का मतलब क्या है कि वातावरण में जो भी प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे बात करें अगर अपने टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी, इसके अलावा आपके जो है क्या बोलते हैं इनको, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, प्लस और भी जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुवर्णीय जो वातावरणीय जो दबाव है, ये सब किस में आएंगे? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट के। ये मान लो आप कंपोनेंट है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, एक सरल भाषा में समझ लो कि मान लो किसी क्षेत्र की, ठीक है, किसी क्षेत्र में एक अनुकूल टेम्परेचर है, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पहले से जो जीव सर्वाइव कर रहे हैं, पहले से जो इंसेक्ट वगैरह की पॉपुलेशन यहाँ पर है, वो क्या होगी? अफेक्टेड होगी। अफेक्टेड कैसे होगी कि या तो उनकी जो मान लो कोई अगर इंसेक्ट है जो कि लीव्स के ऊपर एग लेइंग करता है, ठीक है, या फिर लीव्स के ऊपर फीड करता है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। अफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा? या तो उसके जो एग्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उनसे क्या है जो है लार्वा बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, या फिर क्या होती है जो इंसेक्ट की डाइपोज स्टेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी किसी भी प्रकार से अगर किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, अब वो चाहे टेम्परेचर की वजह से हो, या ह्यूमिडिटी की वजह से हो, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो, तो ये सब किस में आएगा? जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट है वो। ह्यूमिडिटी की बात करें, जैसे टेम्परेचर है वैसे ही हर जो एक क्षेत्र है वहाँ का फिक्स कार्डिनल ह्यूमिडिटी होती है, फिक्स इतने % ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ जो रहने वाले जीव हैं उनके लिए वो क्या है? एक क्रिटिकल का काम करती है। यानी कि इससे अगर ज़्यादा हो गया तब भी वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, इससे अगर कम हो गया तो भी वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से जो अफेक्टेड होंगे वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। प्लस फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो जीव रहते हैं नॉर्मली वो क्या है? ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, है ना, तो स्थल पे नॉर्मली नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नॉर्मल एक बात करें ग्रास वाला जो क्षेत्र है वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत डिफरेंस होता है। तो इन दोनों स्थानों पर जो पाए जाने वाले इंसेक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। लेकिन अगर मान लो पहाड़ी क्षेत्र में बदलाव आ गया, या अपने जो ग्रासलैंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें चेंज आ गया, तो क्या होगा? इनकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या है? इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देख लो अब लिखा हुआ क्या है कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? भौतिक और जैविक प्रतिबंध है जो किसके द्वारा लगाया जाता है? वातावरण के द्वारा। दैट प्रिवेंट ए स्पीसीज फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स बायोटिक पोटेंशियल, जो कि किसी भी स्पीसीज है उसके बायोटिक पोटेंशियल जो है, यानी कि जैविक क्षमता जो होती है उसको रोकने का काम करता है। अब यहाँ बायोटिक पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है, कि किसी भी जीव में, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है, अपने बात इंसेक्ट की करेंगे यहाँ पे, इंसेक्ट कोई भी इंसेक्ट है उसकी जो पावर होती है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है किसकी? एक तो रिप्रोडक्शन की, एक तो हो गया उसका रिप्रोडक्शन, प्लस उसकी जो सर्वाइविंग यानी कि जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है
यानी कि उसके रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है प्लस उसके सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी है, इसको कंबाइंड रूप से एक पूरे किसी इंसेक्ट है उसके लाइफ साइकिल के अंदर उसकी यानी कि प्रजनन प्लस जीवित रहने की जो क्षमता है, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी इंसेक्ट का बायोटिक पोटेंशियल। तो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट क्या करती है, किसी भी इंसेक्ट के बायोटिक पोटेंशियल जो है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो ये यहाँ बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिखी गई है, इसको पढ़ लेना। इट इज़ द इनेट एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव। ठीक है, यानी कि किसी भी कीट के प्रजनन और जीवित रहने की जो जन्मजात क्षमता, इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात, कि उसमें पहले से ही जो क्षमता है उसको क्या है, जो कम कर दे उसकी जो उसको तो क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल, और इसको कम कर देती है इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट कितने टाइप का होता है, तो यानी फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो दो टाइप के फैक्टर्स हैं, एक तो एबायोटिक फैक्टर हो गया और एक हो गया बायोटिक फैक्टर। अब बात करेंगे यहाँ एबायोटिक फैक्टर का, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, मॉइस्चर या वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है जिनकी वजह से प्रभावित होता है। अब बात करेंगे अपने बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स की है ना, तो बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट में बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट इसमें दो चीज़ें आती है, ध्यान रखना। एक तो आता है कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन। अब कंपटीशन किसको बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, कंपटीशन संघर्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में। सेकंड क्या है, मैं बता देता हूँ आपको दोनों का ही। सेकंड है नेचुरल एनिमीज, नेचुरल एनिमीज। अब होता क्या है, देखो कंपटीशन की बात करें यहाँ तो नॉर्मल पता है सबको कंपटीशन क्या होता है, एग्जाम में भी कंपटीशन होता है, लाइफ में बहुत सी चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है। लेकिन इंसेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन है मतलब क्या है कि कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, उनके अंदर भोजन के लिए, ठीक है, भोजन प्राप्ति के लिए या उनके रहने के स्थान के लिए या मान लो उनके प्रजनन के जो स्थान हैं उसके लिए जो आपस में संघर्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन से बात किसकी चल रही है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट की। तो हो ये इन्वायरमेंट की वजह से रहा है। अब कैसे, मान लो किसी क्षेत्र में इंसेक्ट रह रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आसानी से उनको भोजन मिल रहा है। लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे वो वहाँ पे फीड करेंगे तो क्या है, उनका भोजन तो सीमित होता जाएगा, भोजन सीमित हो जाएगा, प्लस उनकी क्या है, लगातार रिप्रोडक्शन से उनका क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पॉपुलेशन बढ़ गई यानी कि जनसंख्या बढ़ गई और खाने का चीज़ बहुत कम है, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। ऐसे में क्या होगा, कंपटीशन जो होता है, अब ये दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले समझ लो। एक होता है अंतरजातीय और एक होता है अंतराजातीय। डिफरेंस क्या होता है, एक को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन होता क्या, एक के अंदर तो क्या होगा कि एक ही प्रजाति की दो स्पीसीज, दो जीव हैं, यानी कि एक ही प्रजाति के जो दो जीव हैं उनके बीच अगर आपस में जो होता है कंपटीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, अंतराजातीय। और अगर दो अलग अलग स्पीसीज है उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। इनकी बात करेंगे। अब सेकंड जो है, पहले इसको समझ लो, नेचुरल एनिमीज। तो नेचुरल एनिमीज किसको बोलेंगे, है ना, प्राकृतिक शत्रु। प्राकृतिक शत्रु को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है, चलो आगे आएगा मैं बता दूंगा आपको, एक होता है प्रीडेटर यानी कि परभक्षी, एक होता है परजीव्याब पैरास्टोइड और एक होता है पैरासाइट परजीवी। क्या होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लो बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें, फर्स्ट क्या है, कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या है, एक कीट प्रजाति, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट स्पीसीज है के सदस्य एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ या अन्य स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज है के सदस्यों के साथ एक समय कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अब ये कंपटीशन जो है क्या है, जो कि फूड किसके लिए हो सकता है, फूड, या फिर सूटेबल साइट ऑफ ओवी पोजिशन, यानी कि ओवी पोजिशन के लिए, या बात करें एग लेइंग के लिए। ओवी पोजिशन किसको बोलते हैं, एग लेइंग जो की जाती है, उनके द्वारा जो अंडोत्सर्ग किया जाता है उसके लिए जो स्थान की आवश्यकता होती है उसके लिए हो सकता है, या फिर प्यूपेशन यानी कि प्यूपा में बदलते समय उनको जो स्थान चाहिए उसके लिए हो सकता है। तो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ये जो इन चीज़ों के लिए क्या है, जो कंपटीशन होता है, ठीक है, ये किस वजह से होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनके अंदर कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो कि फूड, सूटेबल साइट ऑफ ओवी पोजिशन और प्यूपेशन आदि के लिए हो सकता है,
जब पॉपुलेशन बढ़ रही हो, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही हो एवं रिसोर्सेज यानी संसाधन जो है वो बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनके बीच कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होता है दो टाइप का। तो अपने बात करेंगे, फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक। अब इसको ढंग से समझ लेना भाई, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, और एग्ज़ाम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है वो लिखने को हिंदी लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में भी आपको अगर इंट्रा और इंटर ही लिखा हुआ आ गया तो क्या है, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि इसको इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी के झंझट में ना पड़े। बाकी मैं बता दूंगा आपको दोनों चीज़ें, एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। स्पेलिंग में डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा को हिंदी में बोलते हैं अंतराजातीय, और इंटर को बोलते हैं अंतर्जातीय। ठीक है, अंतराजातीय और अंतर्जातीय। अंतराजातीय, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, INTRA, इंट्रा। अब इसको आप कैसे भी याद करना, इंट्रा को अंतरा पढ़ना जो भी है, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो इंट्रा है उसका मतलब क्या है, अंतराजातीय, और जो इंटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अंतर्जातीय। अब जो इंट्रा स्पेसिफिक है ये होता है एक ही प्रजाति के, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, एक ही जाति के, यानी कि जो सेम स्पीसीज है, किसी भी सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो संघर्ष होता है, जो कंपटीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। यहाँ देखो, जब एक ही प्रजाति के सदस्यों में आपस में रिसोर्सेज या संसाधनों के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक ही स्पीसीज का मतलब क्या है, यहाँ पे अमेरिकन बॉलवर्म, कॉटन में 2-3 टाइप की बॉलवर्म लगती है। एक का नाम है अमेरिकन बॉलवर्म, जिसको जो कि ग्राम का मेजर पेस्ट जो है ना, चने का जो मेजर पेस्ट है, ग्राम पॉड बोरर नाम सुना होगा, ग्राम पॉड बोरर, चने की सुंडी जिसको बोलते हैं ना, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो कैटरपिलर्स होती है, यानी कि जो लटें होती है ना छोटी उस टाइम में, तो ये कैटरपिलर्स क्या होती है, इनके अंदर एक हैबिट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म का मतलब क्या है, अगर जनरल टर्म की बात करें तो कैनाबिलिज्म का मतलब है जब एक ही प्रजाति के सदस्य उसी प्रजाति के दूसरे सदस्यों को जब अपनी आपूर्ति के लिए खाने लग जाए, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। ये हैबिट बहुत सी और भी जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी होती है, मुर्गियों में भी होता है, ये छोटी अवस्था जब होती है। तो कैनाबिलिज्म का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो ये जो कंडीशन है ये किस में पाई जाती है, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है, चने की जो सुंडी है, या अमेरिकन बॉलवर्म है, कॉटन के हिसाब से बात करें तो इसके जो कैटरपिलर्स होती हैं उनके अंदर क्या है, कैनाबिलिज्म होता है, यानी कि ये छोटी अवस्था में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी स्पीसीज सेम है। अब बात करें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की, अंतर्जातीय। सेकंड क्या है, सेकंड है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्जातीय, है ना, अंतर्जातीय संघर्ष। तो इसमें क्या होता है कि स्पीसीज अलग अलग होगी, उसमें स्पीसीज सेम थी, इसमें क्या होगा, जब दो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्जातीय संघर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो, जब दो या दो से अधिक भिन्न स्पीसीज के बीच रिसोर्स के लिए जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, इल्ली का नाम सुना होगा आपने, आटे के अंदर जो लगती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बीटल। सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बीटल। अब ये फ्लोर बीटल जो है इसकी दो स्पीसीज होती है, एक होती है ट्राइबोलियम कास्टेनम, जो कि नॉर्मल इली हम जिसको बोलते हैं कास्टेनम, एक होती है ट्राइबोलियम कन्फूसम, है ना। ये दोनों, अब यहाँ देखो
ये क्या है, स्पीसीज सेम है दोनों की, ठीक है। ट्राइबोलियम कास्टेनम और ट्राइबेलियम क्या है, कुनफुसुम, इसमें स्पीसीज सेम है लेकिन सदस्य अलग अलग है ना, मेंबर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम किसी जार के अंदर, ठीक है, किसी जार के अंदर आप थोड़ा सा फ्लोर लीजिए, आटा लीजिए, उस आटे के अंदर इन दोनों स्पीसीज को एक साथ रखिए। इन दोनों स्पीसीज को जब एक साथ रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जिसकी रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगी, ठीक है, या कहने का मतलब जो हेवी होगी, हावी होगी इन दोनों में से, वो क्या करेगी, दूसरी जो स्पीसीज है उसको स्प्रेस कर देगी या उसको दबा देती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है। तो यहाँ क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है कि प्रजाति अलग अलग है ना, प्रजाति अलग अलग है। ट्राइबोलियम कास्टेनम और ट्राइबोलियम कुनफुसुम, वहाँ क्या एक ही प्रजाति थी, एक ही प्रजाति के दो सदस्य थे, यहाँ स्पीसीज अलग अलग है, इनके बीच जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक। अब जो इंटरस्पेसिफिक जो कंपटीशन है, ठीक है, ये तो पता चल गया कि अंतरजातीय संघर्ष होता है दो अलग अलग जातियों के बीच में, लेकिन ये संघर्ष जो है ये क्या, अब आप अगर बात करें तो कोई भी जो कंपटीशन होता है उससे क्या होगा, या तो किसी को फायदा होगा, ठीक है, या किसी को नुकसान होगा। एक चीज़ तो फिक्स है कि या तो किसी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, एक चीज़ हो रही है। तो इस फायदे और नुकसान के लिए क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, जिनको आप याद कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, डेफिनेशन में 101% आता है ये। तो फर्स्ट अगर बात करें तो क्या है, फर्स्ट अगर बात करें तो इसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म या हिंदी में बोलते हैं असहभोजिता। असहभोजिता या एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक जो स्पीसीज होती है ना, एक स्पीसीज होती है उसको क्या होता है, हानि होती है। एक दो स्पीसीज कंपटीशन के लिए क्या है, कम से कम दो स्पीसीज होनी चाहिए। तो बात इंटरस्पेसिफिक की चल रही है, यानी कि दो स्पीसीज तो है ही। तो इन दो स्पीसीज में से क्या है, एक को तो क्या होगा, नुकसान, ठीक है, एक को तो नुकसान होगा, लेकिन जो सेकंड है जो नुकसान पहुंचा रही है वो खुद सुरक्षित रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। एमेंसेलिज्म देखो, यह दो प्रजातियों के मध्य नेगेटिव संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, जिसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है या हानि पहुंचाती है एवं स्वयं सुरक्षित रहती है। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल अगर बात करें तो पेनिसिलियम का नाम सुना होगा सबने। पेनिसिलियम जो है इसके द्वारा क्या है, एक लिक्विड का या बात करें केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से क्या होता कि इसके जो टच में बैक्टीरिया आएंगे, इस पेनिसिलिन जो इन्होंने ये जो केमिकल सीक्रेट किया, इसके टच में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ देखो कि पेनिसिलिन को कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, पेनिसिलिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल रहती है। प्लस जिस बैक्टीरिया इसके टच में आएगा उसको नुकसान हो रहा है, उसकी वृद्धि रुक रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव, उसके लिए क्या है, नेगेटिव संबंध है। तो इसको क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म, या हिंदी में बोले तो असहभोजिता। अब सेकंड की बात करें, सेकंड को बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म या हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। इसमें क्या है, उसका जस्ट उल्टा है, उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि एक स्पीसीज को तो क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है, एक स्पीसीज को क्या होगा, फायदा, और सेकंड जो है वो न्यूट्रल रहती है, यानी कि उसको ना तो फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। देखो सहभोजिता, इस प्रकार के संबंधों में एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स बोलते हैं किसको, जो अधिपादप होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिपादप। अधिपादप का मतलब क्या है, मान लो ये कोई पेड़ है या प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कई बार कोई दूसरा पौधा उग जाता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कोई दूसरा पौधा उग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिपादप। ये जो छोटा प्लांट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अधिपादप। तो इससे क्या होगा कि ये इसकी जो सतह है, इसकी जो सरफेस पे रह के क्या करेगा, यहाँ सूर्य से रोशनी प्राप्त करेगा, ठीक है, इसको कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है,
लेकिन इसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है कि इसको शरण मिल रही है, ठीक है, इसको सपोर्ट मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि इसको एक को तो फ़ायदा हो रहा है, एक को ना फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म या इसको बोलते हैं सहजीविता। वो सहभोजिता था, ये क्या है, सहजीविता। सहजीविता के अंदर क्या होता, इसके अंदर क्या है, दोनों ही प्रजाति जो है उनको लाभ होता है, ठीक है। क्या होगा, यानी कि जो दोनों स्पीसीज हैं आपस में जो भी कंपटीशन में है या इंटरेक्शन में है, उनको क्या होगा, दोनों को ही लाभ होगा। अब दोनों को लाभ कैसे होगा, इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि आपने जो जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप पढ़ा होगा सबने, जितनी भी दलहनीय फसलें हैं लेग्यूम क्रॉप्स, उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, एक जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करता है। तो यहाँ दोनों को फायदा कैसे हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहा है, ये क्या है, इसको इसकी जड़ें जो है लेग्यूम की जड़ों में रहते हैं, रूट नोड में, तो ये क्या, रूट्स के अंदर क्या है, इसको तो शरण मिल रही है, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल रही है, और इससे इसको तो ये फ़ायदा हो गया कि इसको जगह मिल गई रहने के लिए। अब ये जो अपनी दलहनीय फसल है या प्लांट है, इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा ये होगा कि ये क्या करता है, वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसको प्रोवाइड करवाता है कन्वर्ट करके, ठीक है, इस प्लांट्स को। तो क्या होगा कि प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल रही है, और ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या है, फिजिकल या बात करें तो सपोर्ट मिल रही है, रहने के लिए स्थान मिल रही है। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा दोनों का ही हो रहा है, इसको भी फ़ायदा हो रहा है और इसको भी फ़ायदा हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहजीविता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल एनिमीज़ की। दो चीज़ें थी ना, मैंने आपको बताया है ना, एक तो हो गया कंपटीशन। कंपटीशन में मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन कौन कौन सा होता है, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के बीच, और इंटरस्पेसिफिक अलग अलग प्रजाति के सदस्यों के बीच। इंटरस्पेसिफिक को अगर अपने आगे बात की, एमेंसेलिज्म क्या होती है, कॉमनसेलिज्म क्या होती है, और म्यूचुअलिज्म क्या होती है। अब है नेचुरल एनिमी। नेचुरल एनिमी की बात करें, है ना, तो नेचुरल एनिमी किसको हिंदी में बोले तो प्राकृतिक शत्रु, ठीक है। नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रु से यहाँ मतलब क्या है, तीन चीज़ें होती है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। एक तो होता है पैरासाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको परजीवी। एक होता है पैरासिटोइड, पैरासिटोइड इसको बोलते हैं परजीव्याभ। और एक होता है प्रीडेटर, प्रीडेटर इसको बोलते हैं परभक्षी, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट अगर बात करें तो पैरासाइट की बात करेंगे अपने, तो पैरासाइट की खास बात क्या होती है, पैरासाइट की खास बात ये होती है कि एक तो ये हमेशा क्या है, अपने होस्ट से छोटा होगा, यानी इसका साइज जो है वो अपने होस्ट से छोटा होगा। होस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में, दोबारा बता देता हूँ। होस्ट क्या होता है, पोषक पौधा, पौधे की बात नहीं है, यानी कि पोषक है, जो किसी चीज़ को पोषण प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर पैरासाइट की बात करें, परजीवी, यानी कि कोई भी जीव जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त कर रही है, तो वो जो जीव है वो उसके लिए क्या होगा, होस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ होस्ट जो है, ये इससे साइज जो इसका है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि पैरासाइट हमेशा होस्ट साइज में अपने होस्ट से छोटा होता है। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि इसके प्रभाव से, यानी कि पैरासाइट जो है, इसके अटैक से कभी भी होस्ट की डेथ नहीं होती है, होस्ट की मृत्यु नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। ये इससे पोषण तो प्राप्त करेगा, लेकिन इतना काबिल नहीं होता है कि इसको बंद कर सके, या बात करें इसको किल कर सके। तो यहाँ देखो, यह अपने जीवन पैरासाइट है ना, यह होस्ट
से सदैव छोटा होता है तथा इस जीव के प्रभाव से होस्ट की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, अगर बहुत सारे पैरासाइट एक साथ मिलकर किसी होस्ट पर अटैक करते हैं तो उसकी क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाता है। वो जो पर्पोसी या होस्ट होगा उसको एनर्जी कम हो जाएगी, या बात करें वो क्या है, कमज़ोर हो जाता है, क्षीण होने लगता है, लेकिन क्या है, डेथ नहीं होती। एग्जाम्पल इसका बताऊँ मैं आपको, हेड लूज बोले, जो जूं जो होती है सर के अंदर जो जूं लगती है ना, वो क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट कैसे, आप देखो कि जूं कितनी छोटी सी होती है लेकिन हेयर कितने बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होस्ट से छोटा तो वह हेयर से तो छोटा है, लेकिन क्या है, उसको कभी किल नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सारे अगर एक साथ हो, देखा कि बहुत ज़्यादा अगर जुएँ लग जाए तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे एक साथ अटैक करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। अब बात करें सेकंड पैरासिटोइड की, तो पैरासिटोइड या परजीव्याभ क्या होता है कि ये इसी का दूसरा रूप है पैरासाइट का ही, ठीक है। और साइज़ में क्या होता है, लगभग बराबर होता है, अपने होस्ट के साइज़ में बराबर होगा। सेकंड थिंग क्या है कि इसको जीवन जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, है ना, क्या है कि इसको अगर बात करें लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो पैरासाइट जो था, इसको एक ही होस्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि एग्जांपल के लिए बता दूं, कोई जूं है, किसी एक हेयर पे भी चिपक गई ना, तो अपना लाइफ साइकिल उसी हेयर से पोषण प्राप्त करके पूरा कर सकती है। ऐसा ही इसी कंडीशन में पैरासिटोइड में। लेकिन इसके अंदर एक खास बात क्या है कि ये जो है इमेच्योर स्टेज जो होती है इसकी, है ना, यानी कि अपरिपक्व अवस्था जो होती है उसी के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है। इसके बाद इसकी जो एडल्ट स्टेज जो होती है या प्रौढ़ अवस्था होती है, उसमें ये स्वतंत्र रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं, इनका पैरासाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। पैरासिटोइड ये पैरासाइट का ही एक रूप है, साइज में होस्ट के लगभग बराबर होता है, ये बताया मैंने आपको। ये अपनी इमेच्योर स्टेज में पैरासाइट होते हैं, जबकि मैच्योर स्टेज में स्वतंत्र रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ट्राइकोग्रामा जो कीट है वो क्या है, एक एग पैरासिटोइड है जो एग्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में रह के अपना जीवन यापन करता है। फिर थर्ड है, लास्ट थिंग क्या है, प्रीडेटर या परभक्षी। जैसा कि भक्षी नाम से ही पता चल रहा है, जो कि भक्षण करता है, और कोई चीज़ भक्षण करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो साइज में क्या होगी, उससे बड़ी होगी। तो परभक्षी जो है हमेशा अपने होस्ट से साइज में बड़े होते हैं। प्लस क्या है, इनको जीवन यापन करने के लिए, इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कोक्सिनेला जो आपने देखा होगा बहुत सी फसलों के अंदर एक ऐसा कीट होता है जिसके ऊपर स्पॉट बने होते हैं, सबने देखा होगा मोस्टली। ऐसा कीट होगा जिसके ऊपर 7 स्पॉट बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल। साधारण नाम इसका क्या है, लेडी बर्ड बीटल, और साइंटिफिक नेम है इसका कोक्सिनेला, ठीक है। कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, सेप्टम का मतलब क्या हो गया, 7, जो इसके ऊपर 7 स्पॉट बने होते हैं उसकी वजह से इसका नाम होता है। ये क्या है, एक परभक्षी है, ये एक प्रीडेटर है, और किसके ऊपर ये रहता है, एफिड जो होता है, माहू जिसको बोलते हैं हिंदी में, इस माहू के ऊपर ये क्या है, परभक्षी के रूप में रहता है। और इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे क्या है, एफिड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्या है, परभक्षी हो गया। ओके, तो आपका जो इकोलॉजी का पार्ट है, 2 चीज़ें थी इसमें, एक तो थी इकोलॉजी और एक मैंने आपको बताया IPM। तो जो इकोलॉजी वाला पार्ट है आपका वो खत्म हो गया अभी, है ना, पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपने क्या करेंगे, जो IPM का कोर्स जो है उसकी बात करेंगे, एक एक करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।